महार राजस्थान का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत दिल्ली की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की सीईसी की बैठक आज होनी है। बैठक में राजस्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है। कल राजस्थान के कैंडिडेट के नाम पर फैसला नहीं हो सका है। राजस्थान को लेकर सीईसी की बैठक कल स्थगित हो गई थी। 15 सीटों के प्रत्याशियों पर मंथन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है। बैठक में राजस्थान को लेकर चर्चा की जा रही है। शाम 4 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। कल राजस्थान के कैंडिडेट के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका है। राजस्थान को लेकर सीईसी की बैठक जो थी वो कल स्थगित हो गई थी, लेकिन आज ये मीटिंग होनी है। 15 सीटों के प्रत्याशियों पर मंथन किया जाएगा। तो थोड़ी देर बाद कांग्रेस की सीईसी की बैठक शुरू होने वाली है। कल रात को भी ये बैठक हुई थी और कल वैसे चर्चा तो यही थी कि कल की ही सीईसी की बैठक में राजस्थान को लेकर चर्चा हो जाएगी, लेकिन अभी कल चर्चा नहीं हो पाई। तो फिलहाल आज इस पर चर्चा होने वाली है। दिल्ली संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं इस पर और अपडेट के साथ। तो कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? क्या सीईसी की बैठक में शुरू में राजस्थान की सीटों पर ही चर्चा होगी? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की आज चौथी बैठक। दरअसल राजस्थान को लेकर सीईसी की बैठक में कल चर्चा होनी थी, लेकिन चूंकि तेलंगाना कर्नाटक के चलते समय ज्यादा लग गया, ऐसे में वो बैठक आज एक्सटेंड कर दी गई। माना ही जा रहा है कि कांग्रेस की लगभग जितनी भी सीटें बची हुई है 18 के आसपास, उनके नामों को लेकर आज केंद्रीय चुनाव समिति बैठेगी। कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सिंगल पैनल नाम बनाए गए हैं, क्योंकि 2 दिन से राजस्थान कांग्रेस के लीडर्स ने आपस में काफी डिस्कशन किया, चाहे वो प्रभारी सुखजिंदर रंधावा हो, टीकाराम जूली हो, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा हो, या फिर सचिन पायलट। पहले ही 1-2 बैठक हो चुकी है कोर कमेटी की, और उसके बाद जहां जहां पर सिंगल पैनल नाम हो गया है उनको लेकर आज डिस्कशन होगा। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि पहले और द्वितीय चरण की जो सीटें हैं उनको लेकर आज फाइनल मोहर लग जाएगी, और कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आज रात और या कल सुबह जारी हो सकती है। आपके सोर्सेज आपके सोर्सेज से जानकारी जरूर मिली होगी कि जो सिंगल पैनल नाम है वो कौन कौन सी संभावित सीटें हो सकती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपना एक विशेष अभियान बनाया था कि पार्टी 2 चीजों पर फोकस करेगी। जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए जो जाति समीकरण के साथ बैठता हो, और दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी महिला मुद्दे को आगे बढ़ाती रही है, ऐसे में इस सीट से न सिर्फ हम, जैसा कि पहले लिस्ट में हमने देखा था कई विधायकों को टिकट दिया गया था, वैसे ही इस बार भी जिताऊ कैंडिडेट के साथ साथ महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कांग्रेस की कोशिश है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान की सीईसी जो दूसरी आज होने वाली, जिसके लिए नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, वो उसमें तमाम जो बड़े नाम है उनको लेकर भी चर्चा है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि 1-2 ज्वाइनिंग भी कांग्रेस की में होनी है राजस्थान से, उनको लेकर भी थोड़ा सा डिले हुआ था, तो आज वो तमाम नाम भी रखे जाएंगे, और न सिर्फ एमएलए बल्कि महिला कैंडिडेट्स को उतारने की विशेष कोशिश है, और कुछ पैनल्स में महिलाओं के भी नाम शामिल किए गए। बहरहाल अब से कुछ देर बाद जब बैठक शुरू होगी उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। शिवम, हाड़ौती, राजस्थान का हाड़ौती इलाका, जहां कोटा की विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, रामगंज मंडी से और दूसरी विधानसभा से भी, कोटा दक्षिण से। प्रहलाद गुंजल बीजेपी के नेता हैं। लगातार चर्चा उनको लेकर थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और शायद बात बन भी गई है कि कोटा बूंदी से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि वो लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। आज कांग्रेस में 3 बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। जम्मू कश्मीर से लाल सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद दानिश अली, और बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव का। और माना ये जा रहा था कि इसी सिलसिले में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन बात नहीं बन पाई। आज की सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि वो कल कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और उन्हें ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मौका देगी लोकसभा चुनावों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन प्रदेश के 25 प्रत्याशियों की अभी भी नामों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नजदीक है पहला फेज, 25 सीटों पर फंसा पेच, दावेदारों की धड़कन तेज। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं।
इनमें से 12 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं 26 अप्रैल को 13 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीट शामिल है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की एक-एक सूची जारी कर चुके हैं। इनमें बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 योद्धाओं को राजस्थान के रण में उतार दिया है। कांग्रेस के 10 में से 6 प्रत्याशी पहले चरण में चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने जिन 15 नामों का ऐलान किया उनमें से भी 6 प्रत्याशियों के चुनाव पहले चरण में होने हैं। इनमें बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अलवर से भूपेंद्र यादव, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, भरतपुर से रामस्वरूप कोली, सीकर से सुमित्रानंद सरस्वती और नागौर से ज्योति मिर्धा के नाम शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 15 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम के पत्ते नहीं खोले हैं। श्रीगंगानगर, इस सीट पर फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हालांकि बीते 2 लोकसभा चुनाव से ये सीट बीजेपी के नाम रही है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी इस बार यहां से अपना टिकट बदल सकती है। झुंझुनू, कांग्रेस ने इस सीट पर अपने मौजूदा विधायक ब्रिजेंद्र ओला को टिकट दिया है। ओला इस सीट के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अब तक इस सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। सीकर, बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद स्वामी सुमेधानंद को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने यहां का टिकट होल्ड पर रखा है। माना जा रहा है कि अगर सीपीएम और कांग्रेस में गठबंधन हुआ तो यहां कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। जयपुर ग्रामीण सीट, इस सीट पर दोनों ही दलों ने अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण सीट से जुड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता लालचंद कटारिया को पार्टी में शामिल कर लिया है। संभावना है कि कटारिया इस सीट पर चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस यहां किसी युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है। जयपुर, यहां भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। यहां बीजेपी के रामचरण बोहरा वर्तमान में सांसद हैं, जो लगातार 2 बार बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। करौली, धौलपुर, यहां भी दोनों ही प्रमुख दलों ने अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया बीजेपी से हैं, लेकिन इस बार यहां टिकट बदलने की संभावना जताई जा रही है। दौसा सीट पर कांग्रेस अपने मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतार चुकी है। वहीं बीजेपी इस बार यहां पर टिकट बदलने की तैयारी में है। मौजूदा समय में बीजेपी की जसकौर मीणा यहां से सांसद है। नागौर लोकसभा सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती नजर आ रही है। बीजेपी ने यहां ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस को जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। इस क्षेत्र के कद्दावर जाट नेता हनुमान बेनीवाल भी इस लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना चुके हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का यहां पर मजबूत जनाधार है। पहले चरण के मतदान में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है और इन सीटों पर टिकट फाइनल न होने से दोनों ही दलों के दावेदारों में टेंशन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राइजिंग भारत समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स से मिले फंड पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 6000 करोड़ जो घमंडिया गठबंधन को मिला, राहुल उसका हिसाब दें। जब बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सामने आएगी, सब घोषित होगा, तो इंडी अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था, वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। चुरू के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी की क्लस्टर और कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है। इस दौरान श्रीगंगानगर और बीकानेर के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी बैठक में शामिल हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी बैठक में मौजूद हैं। तो आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में चर्चा हो रही है लोकसभा चुनाव में किस तरीके से राजस्थान से 25 की 25 सीटें बीजेपी को जितानी है, उसी को लेकर चर्चा की जा रही है। इस क्लस्टर को लेकर जो लोकसभा सीटें आती हैं, लोकसभा क्लस्टर की बीजेपी ने जो अलग अलग क्लस्टर्स बनाए हैं, इस बैठक में उस पर चर्चा हो रही है। इससे पहले झुंझुनू में सीएम ने एक बार फिर सादगी का परिचय दिया। हेलीपैड जाते वक्त सीएम ने ठेले पर फल खरीदे। सीएम ने ठेले से अंगूर और केला खरीदने के बाद यूपीआई से भुगतान किया। साथ ही सीएम ने ठेले पर काफिला रुकवाकर गन्ने का जूस पिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सह प्रभारी विजया राहटकर ने भी जूस पिया। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रेमी ने की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से प्रेमिका का गला काट दिया है। हत्या के बाद आरोपी ने खुद के हाथ की नस भी काट ली है। आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। मथुरा गेट थाना इलाके की घटना है। मथुरा गेट थाना इलाके में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की है। धारदार हथियार से प्रेमिका का गला काट दिया है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। हत्या के बाद खुद के हाथ की नस काट ली है। आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो भरतपुर की यह खबर आपको बता रहे हैं। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से प्रेमिका का गला काट दिया। हत्या के बाद आरोपी ने खुद के हाथ की नस भी काट ली है। लग रहा है कोई विवाद इनके बीच में जरूर रहा होगा, लेकिन किसी भी तरह से ये वारदात सही नहीं ठहराई जा सकती। जिस तरीके से प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की है, गला काटा है और खुद की नस भी काट ली है, यानी खुद भी उसने आत्महत्या की कोशिश की है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी को, यानी जो प्रेमी है, उसे अस्पताल में भर्ती किया है क्योंकि उसने खुद अपनी हाथ की नस भी काट ली है। पुलिस मौके पर पहुंची है। जानकारी पुलिस को भी लगी है और पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। मथुरा गेट थाना इलाके की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। मंत्री संजय शर्मा की सादगी एक बार फिर से चर्चा में है। मंत्री जी ने राजगढ़ में मनरेगा श्रमिकों के साथ बैठकर खाना खाया। आपको बता दें कि मंत्री संजय शर्मा अलवर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राजगढ़ में काम कर रही महिलाओं से पूछा कि आप खाने में क्या लाई हैं। साथ ही कहा कि मुझे भी खाना खिलाओ। इसके बाद महिला श्रमिकों ने मंत्री को खाना परोसा। उन्होंने उनके साथ मिलकर खाना खाया और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। बहुत अच्छा आदमी लगा आप मन को खाना खाया हमारे साथ में सरकारी कार्यालयों में घूस देकर काम कराने का चलन बड़ा पुराना है, लेकिन इस दफ्तर का अंदाज निराला है। यहां चढ़ावा चढ़ाने के बावजूद काम होने की कोई गारंटी नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए।
खाली कुर्सियां और जहां देखो वहां पसरा सन्नाटा, लेकिन तस्वीरें किसी ध्यान केंद्र की नहीं है जहां लोग योग और प्राणायाम सीखते आते हैं। तस्वीरें सिरोही नगर परिषद की हैं। अफसरशाही के इसी ढर्रे पर चोट करते हुए शायर ने लिखा है, पिन खुला, टाई खुली, बकल्स खुला, कॉलर खुला, खुलते खुलते 1.5 घंटे में कहीं जाकर अफसर खुला। लेकिन सिरोही नगर परिषद की तस्वीरें शायर को भी झुठला रही हैं। 1.5 घंटे में अफसर के खुलने की बात होती जब साहब ऑफिस आते। यहां ना कर्मचारी नजर आ रहे हैं और ना ही अधिकारी। सरकार बदल गई, शासन बदल गया, लेकिन नहीं बदले सिरोही नगर परिषद के हालात। देखा जाए तो मैं सिरोही के नगर परिषद में हूँ और ये गलियारा साफ तौर से नगर परिषद की अनियमितता के बयान कर रहा है। आपको बता दूं कि ये नगर परिषद है, सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे, लेकिन आज पर एक भी जो है कर्मचारी जो है उपस्थित नहीं है। 11 बजकर भी चले चुके हैं। लोग जो है यहाँ पर रोजमर्रा के काम के लिए जो आते हैं और ठोकरे खाकर जो है चले जाते हैं। खाली कुर्सियां और दफ्तर में पसरा सन्नाटा आपको भले ही उतना ना परेशान कर रहा हो, लेकिन यथास्थितिवाद की ये शाश्वत तस्वीरें उन पर छुरियां चला रही हैं जिनके काम प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि चढ़ावा चढ़ाने के बावजूद उन्हें दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, चप्पलें घिसनी पड़ रही हैं। सब पट्टा जारी के पैसे भर दिए, 3.5 महीने हो गए, यहाँ तो सुनते ही नहीं, कोई स्टाफ भी तो नहीं आ गए थे। फाइल लगाई हुई है सब रिविजन में और 2 प्लॉट के मकान के प्रवेश चल रहे हैं, पैसे भर दिए, परमिशन के लिए आया था मैं। तो मेरी पट्टी की समस्या है, हमेशा आता हूँ, 4-6 महीने होने लग गए हैं, बोलते आज रसीद कटेगी, कल कटेगी, कोई साहब चेंज हो गया है, नया साहब आएगा, और ऐसे ऐसे करते 4-6 महीने हो गए, रसीद काट रहे नहीं है और अभी भी फाइल ऐसे ही अटकी पड़ी है। अभी जाके आए तो बोल रहे अभी नहीं, अभी इलेक्शन के बाद होगा। ये हाल तब है जब 1 महीने में 4 बार आयुक्त बदल गए हैं। इस दफ्तर में जनता का काम होना चमत्कार से कम नहीं है। उम्मीद कीजिए कि नगर परिषद में कुर्सी पर काबिज निकम्मेपन पर किसी जिम्मेदार की नजर पड़े और व्यवस्था पटरी पर लौटे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 327 संविदा कर्मियों की अचानक सेवा समाप्त करने से आक्रोश बढ़ गया है। एक दिन पहले ही मिले सेवा समाप्त के आदेश के बाद आज संविदा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्मिकों का कहना है कि अचानक सेवा समाप्त करने से उनके परिवार के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। उनकी मांग है कि उन्हें 3 महीने का वेतन दिया जाए। यहाँ पे जो 2014 से काम कर रहा हूँ SFAB बोर्ड के अंतर्गत, और हमारी मांग ये है कि हमारे को एक तो 3 महीने का वेतन है वो दिलाया जाए, और उसके बाद में जो राजस्थान हायरिंग जो सर्विसेज है राजस्थान सरकार की, उसके अंदर जो सबको संविदा पे करने का था तो यहाँ पे सबको संविदा पे किया जाए। उसके बाद में जो 3 महीने के बाद में आगे जो प्रशासनिक स्वीकृति है वो भी दी जाए कि हमको आगे काम करना है नहीं करना है। नहीं करना है तो भी स्पष्ट रूप से बताया जाए, और करना है तो भी स्पष्ट रूप से बताया जाए। और ये 2-2 महीने की जो ऑर्डर निकालते हैं वो ऑर्डर ना निकाल के एक 6-6 महीने के जो पहले निकालते थे कि वे स्वीकृति दे दी, और उसके बाद में ऑर्डर फाइनेंशियल ऑर्डर भी दिया जाए और उसी के तहत हमारे को सैलरी दी जाए। ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुल मिला के यहाँ पर सभी मेंबर परिवार से जुड़े हुए हैं, सबके बच्चे हैं, त्यौहार भी आ रहा है, 2-2 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। स्थिति ऐसी हो रही है, सब पैसे उधार लेके ज़िंदगी गुजारा कर रहे हैं। अगर आगे भी ऐसा चलता रहा, अगर तनख्वाह नहीं मिली तो ये लोग कहाँ जाएंगे। और तो हर चीज़ का कोई नियम होता है, जैसे कि अगर हमको निकालना भी है तो 2 माह का ऐसे बोलना चाहिए कि 2 माह बाद आपको निकालना, आप कहीं पर दूसरी जगह ट्राई कीजिए। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के नाहर खोहरा गांव में कुएं में गिरे पैंथर को 24 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बाहर नहीं निकाला गया है। दरअसल नाहर खोहरा गांव में एक पैंथर बकरे को लेकर कुएं में जा गिरा था, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण और वन विभाग की टीम पहुंची। पैंथर को निकालने के प्रयास किए गए, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण स्थानीय वन विभाग की टीम पैंथर को कुएं से बाहर निकालने में असफल रही। रात के समय पैंथर ने बकरे का शिकार भी कर लिया था। आज सुबह दौसा वन विभाग की टीम ने जयपुर से रेस्क्यू टीम को बुलाया। इसके बाद जयपुर से पहुंची रेस्क्यू टीम ने एक कर्मचारी को ट्रैंकुलाइज गन के साथ पिंजरे में बैठाकर नीचे भेजा। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में डालकर बाहर निकाला। अब है ना, गेट डाले और ऊपर
पूरे देश में होली की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार 24 मार्च यानी रविवार के दिन होली का दहन होगा, जबकि अगले दिन होली खेली जाएगी। होली का दहन वाले दिन सुबह से ही भद्रा लग रही है। भद्रा काल में किसी भी तरह का शुभ काम करने की मनाही होती है। ऐसे में तमाम लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर भद्रा काल के रहते होली का दहन कब किया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमने बात की ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पीके शास्त्री से। रंग उत्सव यानी कि होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बचे हैं और लोगों में अब ये कंफ्यूजन है कि इस बार जिस तरीके से लोगों को ये भ्रम की स्थिति है कि भद्रा का साया होगा, कब होलिका का दहन होगा, कब शुभ मुहूर्त होगा, तो यही जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीके शास्त्री हैं जो बताएंगे कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या भद्रा का साया है और किस तरीके से किन राशियों पर यह प्रभाव डालेगा। ये जानने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर पीके शास्त्री से। तो शास्त्री जी, जिस तरीके से होली का त्योहार आने वाला है, देश भर में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन की तरह ही होली पर भी भद्रा का साया है। जी, सबसे पहले तो आपको न्यूज 18 की टीम को हम धन्यवाद करेंगे कि एक अच्छी जानकारी तमाम हमारे उन दर्शकों तक आप भेजते हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामना। देखिए, ये 24 मार्च 2024 रविवार का दिन पड़ रहा है और रविवार के दिन अगर हम भद्रा की बात करते हैं तो प्रातःकाल 9:56 से भद्रा आरंभ हो रही है और रात्रि में 11:13 तक रहेगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा के दौरान खास करके रक्षाबंधन यानी श्रावणी और होलिका दहन भद्रा में नहीं किया जाता। अगर भद्रा के दौरान हम रक्षासूत बांध देते हैं या होलिका दहन करते हैं तो ये शारीरिक हानि करती है। तो पंडित जी, हानि उत्पन्न करता है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। होलिका दहन का जो मुहूर्त है रात में 11:14 से, क्योंकि 11:13 तक तो भद्रा चल रही है और जैसे ही भद्रा समाप्त होती है उसके पश्चात जो है रात्रि में 1:44 तक होलिका दहन किया जा सकता है 11:14 से। तो आपने देखा, ये थे पंडित पीके शास्त्री जो कि हमें बता रहे हैं कि होलिका दहन का जो समय है वो रात्रि 11:14 से है। उससे पहले भद्रा का साया रहेगा। हालांकि होलिका की पूजा करने का जो समय है सुबह 9:56 से है। पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन आप रात्रि 11:14 पे करें, यही शुभ मुहूर्त है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि राशि के अनुसार ही अगर रंग से खेले तो होलिका और भी ज्यादा शुभ हो सकती है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। इसी खबर के साथ फिलहाल महाराष्ट्र राजस्थान के बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद 20 मिनट 20 खबर।